आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट समझ लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या इसका काम होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कोशिका विज्ञान में कोशिकांग को पढ़ रहे हैं आज, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। अब सबसे पहले जाते हैं इसकी खोज पे कि इसकी खोज किसने की थी। तो देखो, बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्लास 9th में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो इसको हम आगे इसकी संरचना में समझेंगे कि क्यों कहा जाता है। अभी केवल थोड़ी सी जानकारी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से सुनना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम होता है, ये नाम इसको सी बेंडा ने दिया था और अंटमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। एक कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ऑक्सीसोम या F1 कण होते हैं। कहाँ होते हैं ये हम इसकी संरचना में देखेंगे अभी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जैसे कि जीवाणु, नीली हरी शैवाल, विषाणु वगैरह जितने भी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उन सब में ये अनुपस्थित होता है। विषाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन विषाणु कोशिका ही वाला, मतलब कोशिका विहीन जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसको ही बोल देते हैं। मतलब उसमें भी नहीं होता, कोशिका भी नहीं होती उसमें, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ जाएगा। तो बात वही है। यूकेरियोटिक कोशिका जो होती हैं, सभी जीवित यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जैसे कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, दोनों के कोशिका क्रम में कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, हमको याद रखना है। अब हम चलते हैं इसकी आगे, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें, मतलब अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। चलो देखो, अब इसकी शुरुआत करते हैं हम आगे इसके एक क्वेश्चन से। इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी कि किसी यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को इस क्वेश्चन से आगे समझेंगे। जैसे कि हमारे जहन में हमेशा एक क्वेश्चन उठता है कि किसी भी यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से सुनना है। किसी भी यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो उसकी कोशिकीय क्रिया पर निर्भर करती है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे समझो, कुछ मनुष्य की यकृत कोशिका होती है, यानी मनुष्य की जो लीवर कोशिका होती है, उसमें 1000 से 1500 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, 1000 से 1500 तक प्रत्येक कोशिका में। और जो चेओस अमीबा होता है, इसमें कुल 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया तक हो सकते हैं। तो एक क्या है, देखो अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, जो अमीबा होता है ना, चेओस अमीबा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। कितने होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? 50,000 तक हो सकते हैं। मनुष्य की यकृत या लीवर कोशिका में 1000 से 1500 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। और चेओस अमीबा में 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और पक्षियों की, उड़ने वाले पक्षियों की, कौन से पक्षियों की? उड़ने वाले पक्षियों की मांसपेशियों की प्रत्येक तंतु में लगभग 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो किसी भी कोशिका में निश्चित नहीं होती है ना। किस पे डिपेंड करती है? उसकी कोशिकीय क्रिया पर निर्भर करती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। तो हमको याद रखना है कि किसी भी कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो उसकी कोशिकीय क्रिया पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हमने समझ लिया है कि जैसे कि मनुष्य की प्रत्येक लीवर कोशिका में लगभग 1000 से 1500 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। चेओस अमीबा में 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और उड़ने वाले जो पक्षियों की मांसपेशियां होती हैं, उनके प्रत्येक तंतु में 50 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। क्योंकि उड़ने वाले पक्षियों को क्या करना पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना। तो उड़ने के लिए उनकी मांसपेशियों में एनर्जी के लिए क्या होता है? उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। और भी जैसा कि हम देखते हैं, हमारी शुक्राणु कोशिका होती है, शुक्राणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, है ना। शुक्राणु की संरचना में हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, वहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो हर कोशिका की जो कोशिकीय क्रिया होती है उस आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निर्धारित होती है, कोई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रखते हैं, कोई फिक्स नहीं होती है। यानी हर कोशिका में समान नहीं हो सकती है ना। मतलब किसी भी कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया में की संख्या होती है किसी भी कोशिका में, वो उसकी कोशिकीय क्रिया पर ही निर्भर करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या इसकी संरचना होती है, क्या इसके काम होते हैं।
चलो भाई, अब हम पढ़ेंगे क्या माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका डायग्राम है। तो जब साइंटिस्टों ने माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने पाया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 2 झिल्लियों का बना होता है। और वैसे भी हम कोशिका विज्ञान में जो 1 शॉट पढ़ चुके हैं, 1 शॉट में जो कोशिका विज्ञान का हमने संक्षिप्त में जो एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो उसमें मैंने बताया था कि कोशिका विज्ञान में 3 ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। सबसे पहला क्या था, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम पढ़ चुके हैं, और आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। और लास्ट हम पढ़ेंगे केंद्रक को, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली का वाला कोशिकांग होता है। तो ध्यान रखना है हमको। जब साइंटिस्टों ने माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 2 झिल्लियों का बना होता है। बाहर की झिल्ली को बाहरी झिल्ली, अंदर की झिल्ली को आंतरिक झिल्ली, यानी बाहर की झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या अंतर झिल्ली अवकाश कहते हैं। इसके बाद जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली चारों ओर से माइटोकॉन्ड्रिया के तैल पदार्थ को घेर के रखता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया संरचनात्मक रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला झिल्ली होती है, या इसी को हम झिल्ली होती है, दूसरा मैट्रिक्स होता है और तीसरा ऑक्सीसोम होता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या होता है, झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है, बाहर की झिल्ली को बाहरी झिल्ली, अंदर की झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। इसके बाद हम आएंगे सेकेंड पॉइंट पे, किस पे, मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए तैल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर मतलब एकल स्ट्रैंड वाला गोलाकार डीएनए होता है। अनेक डीएनए होते हैं इसमें, 17S राइबोसोम होता है, 17S राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, अनेक एंजाइम कण होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, 17S राइबोसोम होता है, आरएनए होता है। आरएनए कौन सा होता है, एमआरएनए होता है, ठीक है। और अनेक एंजाइम कण होते हैं। मैं ई से लिख देता हूँ एंजाइम कण को, मतलब एंजाइम है ये, है ना। इसके बाद हम चलेंगे जो झिल्ली है, इसकी झिल्ली में चलेंगे हम किस पे, क्रिस्टी पर। तो मतलब सेकंड हेडिंग डालेंगे तो मेम्ब्रेन भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं किसमें, क्रिस्टी पर। तो क्रिस्टी क्या होती है, देखिए क्रिस्टी को ट्यूब्यूली कहा जाता है। कब कहा जाता है, ये मैं अभी ध्यान से यहीं पे पढ़ना अपन को मैं बताता हूँ। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्रिस्टी को हेडिंग डाल के ऐसा लिखते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है। यानी क्या होती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अनेक उंगलियों जैसे उभार होते हैं। यहाँ पे ध्यान दो तुम, ये क्या है, देखो यहाँ से ऐसे चल के आ रहा है अपन, तो ये क्या उभार है, फिर से नीचे ड्रॉप हो गया, फिर से उभार हो गया, फिर से नीचे समतल हो गया, फिर से उभार हो गया, मतलब उंगलियों के जैसे उभार होते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अनेक उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी या ट्यूब्यूली कहा जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हमें पता अच्छे से। जंतु कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो उभार होते हैं, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन पादप कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो उभार होते हैं, उन्हें ट्यूब्यूली कहते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद इनका काम क्या होता है, तो क्रिस्टी का काम होता है कि ये आंतरिक झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसमें ऑक्सीसोम की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, है ना। जितने ज़्यादा क्रिस्टी होगी उतने ज़्यादा ऑक्सीसोम होंगे, उतनी ज़्यादा भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करके रखेंगे। तो इसलिए क्रिस्टी का मुख्य काम होता है, मतलब जो क्रिस्टी होती है इसका मुख्य काम होता है आंतरिक झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ठीक है, मतलब बढ़ाना। इसके बाद अपन चलेंगे किसमें, ऑक्सीसोम में। ऑक्सीसोम क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर अनेक टेनिस के रैकेट के समान, यानी जो बैडमिंटन होता है ना, बैडमिंटन का जो बल्ला होता है ना, बैट होता है ना, उसके समान कण पाए जाते हैं, जिनको F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। इन्हीं को मूल कण भी कहा जाता है। लेकिन पार्सन्स ने ऑक्सीसोम को इलेक्ट्रॉन परिवहन कण कहा था। इसके बाद ऑक्सीसोम को ही माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्रियात्मक क्यों कहा जाता है, क्रियात्मक का मीन्स ये है कि जो F1 कण होते हैं, F1 कण में भोजन के ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। क्लास 9th और 11th में बोर्ड एग्जाम में थ्योरिकली क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस कहा जाता है, क्यों। तो इसका आंसर हम इसी प्रकार से लिखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण में भोजन के ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में संचित होकर वहाँ पे संचित रहती है एटीपी के रूप में। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा गृह कहा जाता है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर O2 लिखने का मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, भोजन का ऑक्सीकरण करता है। इसका काम होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना, हम काम में पढ़ेंगे अभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना। और हम जानते हैं कि सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मोस्टली जो मानव होते हैं, जो हम होते हैं, हम लोगों में जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन दो जगह पे होता है, कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया O2 की उपस्थिति में ही काम करता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, O2 बना दिया चारों ओर से। ठीक है, तो ये तो बात सॉल्व हो चुकी होगी तुम लोगों की, है ना। क्वेश्चन मार्क तो आ गया होगा माइंड में कि O2 क्यों बना दिया। तो इसका आंसर यही है कि ऑक्सी श्वसन यानी भोजन का ऑक्सीकरण जो होता है वो O2 की उपस्थिति में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है वायवीय श्वसन। जो कोशिका द्रव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों जगह पे होता है वायवीय श्वसन। तो इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो O2 की उपस्थिति में काम करता है, तो मैंने O2 लिख दिया है। इसके बाद हम चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के काम में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो पहला काम तो यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम होता है भोजन के ऑक्सीकरण के बाद बनने वाली ऊर्जा को ATP के रूप में संचित करके रखना। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा काम होता है, जो अंडा होता है ना, एग के यदि छिलके को हटा दिया जाए तो उसका जो वाइट वाला जो पोर्शन होता है, जो वाइट भाग होता है, उसका सफ़ेद भाग होता है, उस सफ़ेद भाग के अंदर एक पीले कलर की छोटी गोलाकार संरचना होती है जिसको पीतक या यौक कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अंडे के यौक का निर्माण करता है। क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा काम होता है अंडे के यौक का निर्माण करना या पीतक का निर्माण करना। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कवर कर लिया है। इसका डायग्राम बहुत साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से बनाना है। और जो भी दिक्कत होती है टॉपिक को लेके तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और यदि वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, बात क्लियर है। जंतु कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के उभार को क्रिस्टी कहते हैं और पादप कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के उभार को ट्यूब्यूली कहते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। अब देखो, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट तो पाया नहीं जाता है ना, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो सवाल ये है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट। और तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हम दोनों की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन जंतु कोशिका की बात आए तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है। एक अंतर और है, जंतु कोशिका में आंतरिक झिल्ली एक अंतर और है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की हम दूसरा अंतर पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए इस तैल पदार्थ को, ये जो मैंने ये रेड कलर में जो कर्णनुमा बना दी है ना, ये क्या है, तैल पदार्थ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए तैल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली से जो तैल पदार्थ घिरा होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। एक अंतर और है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA होता है। यहाँ पे हमको ध्यान देना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है और क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंड DNA होता है। इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।